साइंस की दुनिया में टॉप रैंकिंग के लिए डाटा इकट्ठा होता है, जो बड़े बड़े स्तर के, चाहे नेचर के जर्नल है और बड़े बड़े जो जर्नल्स है अलग अलग साइंटिफिक इंजीनियरिंग फील्ड के, उस जर्नल के पब्लिकेशन के बेस पर डाटा इकट्ठा किया जाता है। मीडिया से जो खबर आई तो उसमें 100 के करीब लोग इसमें लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरी तरह वो भी उतने ही है। रिसर्च करता हूँ मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि चुंबकीय नैनो टेक्नोलॉजी। मैं पिछले 31 सालों से मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में काम करता हूँ। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर जो कीमो देते हैं आजकल, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी में हाइपरथर्मिया टेक्निया, जिसका साइड इफेक्ट 0% है। और मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आने वाले समय में हमारा जो खून है, वैज्ञानिक, हमारा जो खून है ये भी मैग्नेटिक है। लेकिन सिंटा जी, हमें अपने मैग्नेटिज्म पता ही नहीं है, हम सूक्ष्म लेवल पर मैग्नेटिक है। रिसर्च में सेंसर ऐसे डिटेक्ट कर दिए है जिससे कि ब्लड को हम सेंस कर सकते हैं मैग्नेटिकली। अगर ब्लड को हमने मैग्नेटिकली सेंस कर लिया तो एक टेस्ट से आपका पूरा डायग्नोस्टिक डॉक्टर के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। विश्वविद्यालय की, हाँ, ये आज की डेट में चुनौती है। जैसे हम ए ग्रेड पर है, ए ग्रेड भी हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, हम बी के क्लोज पहुंच गए, बी प्लस में थे, ए में पहुंचे हैं। चुनौती है, कभी हम ए प्लस भी थे। प्रदेश विधानसभा के सदन के रिकॉर्ड में भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में युवा तंत्र से प्रोफेसर बनते, तो टीचिंग की जो गुणवत्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। क्या कारण है, आप लोग बेहतर समझते हैं। सभी समाज के बुद्धिजीवियों को भी, सरकारों को भी इस दिशा में सोचना पड़ेगा। अगर इस विश्वविद्यालय को अपने पुराने स्वरूप में लाना है तो इसमें सबको सोचना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर को ये सोचना पड़ेगा। अदरवाइज 4-5 सालों के बाद जो अभी जो अच्छे रिसर्चर हैं जो इस विश्वविद्यालय में, जिस दिन वो यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद कैसे इस विश्वविद्यालय को उसको मेंटेन करना होगा, ये चुनौती है। मैं पिछले 30 सालों से वो रिसर्च करता हूँ, तो हम भी हिंदुस्तान में आईआईटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो उस मैग्नेटिक मटेरियल जो है हिंदुस्तान में जो मौजूद है उसको मोटर के लिए यूज की है। जिस दिन वो मटेरियल R&D के अप्रूव होने के बाद उस मटेरियल से मोटर बनेगी तो प्राइस भी कम होंगे और हिमाचल में उसको हम यूज कर सकते हैं। रेट में शुद्ध कैसे किया जाए, आने वाला समय ये चैलेंज बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शिमला में भी पानी की चुनौती है, क्योंकि पानी में कई बार बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है। तो बैक्टीरिया को अगर आपने उसमें से निकालना है, ठीक आज के इसमें अब मैं मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं। स्पेशली बैक्टीरिया को कैसे किल करना है, वो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से आप किल कर सकते हैं। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। शिक्षा के सर्वोच्च संस्थान में इस वक्त हम लोग हैं, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में। यहाँ पर प्रोफेसर महावीर सिंह को विश्व के प्रतिष्ठित सूची में इनको शामिल किया गया है। 2% विज्ञानी पूरे विश्व के, उसमें इनका नाम शुमार हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। गौरव इन पर हर एक हिमाचली आज कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये इन्होंने रैंकिंग में स्थान कैसे हासिल किया, ये नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनकी बड़ी भूमिका रही है। बड़ा इन्होंने बेमिसाल इस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है। कैसे संभव हुआ, कैसे यहाँ तक ये पहुंचे, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सिंटा जी। जैसे कि आपने कहा कि कैसे रैंकिंग की जाती है, तो ये यूएसए के अंदर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि विश्व में टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, जो विश्व स्तर पर है। वो पूरे विश्व से डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे नोबेल प्राइज के लिए डेटा इकट्ठा होता है, वैसे ही साइंस की दुनिया में टॉप रैंकिंग के लिए डेटा इकट्ठा होता है, जो
बड़े बड़े स्तर के चाहे नेचर के जर्नल है और बड़े बड़े जो जर्नल्स है अलग अलग साइंटिफिक इंजीनियरिंग फील्ड के, उस जर्नल के पब्लिकेशन के बेस पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि मानक है क्या, अगर आप थोड़े हमारे व्यूअर्स को ये भी समझाने की आप कोशिश करें कि ये रैंकिंग होती क्या है, किस आधार पर होती है, इसमें किन पैरामीटर को शामिल किया जाता है? सबसे पहले तो सिंगटे जी ऐसा है कि जब आप कोई शोध करते हैं तो इसको पब्लिश करना होता है। पब्लिश करने का एक तो ये है कि आप लोकली पब्लिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। साइंस के क्षेत्र में जो पब्लिकेशन होती है टॉप जर्नल, उसके मापदंड जो है वो अलग स्तर के होते हैं। जैसे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी जो चिकित्सा का जो क्षेत्र उसकी जो रिसर्च है वो नेचर को मानते हैं, नेचर की रिसर्च को मानते हैं, क्योंकि उनके एक अपने मापदंड है, उनकी अपना एक ब्रांड है। तो इस तरह से हर एक जर्नल जो साइंटिफिक जर्नल है उसका ग्लोबल इंडेक्स होता है, एच इंडेक्स होता है, साइटेशन इंडेक्स होता है, बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो रिसर्च के लोग जानते हैं। उन साइटेशन के बेस पर, उस एच इंडेक्स के बेस पर आपको, जैसे आपने कोई शोध किया, उस शोध को 1000 लोगों ने फॉलो किया आगे, जिसमें या 100 लोगों ने किया या 200 लोगों ने किया, तो उसके बेस पर वहां पर उनके पास डेटा इकट्ठा होता है। उसके बेस पर आपकी विश्व स्तर पर रैंकिंग बढ़ती है। जैसे आप आज की डेट में गूगल में आप जाइए, गूगल में आप सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा। जैसे मेरे रिसर्च का है तो आप गूगल में आप रिसर्च कर सकते हैं कि कितना मेरा जो पैरामीटर्स है रिसर्च के, वो कोई भी ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कट और पेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है, वो मान्यता प्राप्त है, उसकी रैंकिंग को पूरे विश्व में मान्यता है। जैसे नोबेल प्राइज की मान्यता है, वैसे ही इस रैंकिंग की भी मान्यता है। इस रैंकिंग की मान्यता में कहा यह जाता है कि जो स्तर एक समय में यहाँ का होता था, बड़ा स्तर यहाँ का होता है, उसमें भी गिरावट आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है। आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, इसका क्या हिमाचल प्रदेश से क्या असर पड़ेगा? जो ये रैंकिंग आपकी आई है, इसका असर इस विश्वविद्यालय की रैंकिंग पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो डाटा जाता है वो तो आप जैसे प्रोफेसर की मदद से ही तो ये संस्थान आगे बढ़ते हैं। सिंगटे जी, जैसे आपने कहा, जब मैंने वो बड़े टॉप लेवल के थे, जब ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय परमार साहब, यहाँ पर जो लाए गए थे वाइस चांसलर या उस टाइम के जो प्रोफेसर थे, वो बहुत ही उनका मतलब रिसर्च के क्षेत्र में, हम तो उनको देख के ही रिसर्च को सीखते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। मुझे इसमें कोई नहीं किया, आज हमें चुनौतीपूर्ण है रिसर्च के क्षेत्र में इंटरनेशनल के पटल पर रखना, तो ये चुनौती है। और जैसे आपने कहा कि इस रैंकिंग से डेफिनेटली इस रैंकिंग से उस यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल फोरम पर, मैप पर आप दर्शाए जाते हैं। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहां से 46 प्रोफेसर जो रैंकिंग में आए, तो ये अपने आप में तो नेचुरली जो पंजाब यूनिवर्सिटी आज की डेट में उसका एक प्रोफाइल बढ़ गया है। तो जितने विश्वविद्यालय से इस रैंकिंग के अंदर एंटर करते हैं, तो उस विश्वविद्यालय का समाज में या विश्व स्तर पर या देश के स्तर पर नाम बढ़ता है। और दूसरा ये इसमें सुधार हो, ग्रेडिंग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की भी अभी कौन सी ग्रेडिंग पे है और इसमें कैसे सुधार हो सकता है? विश्वविद्यालय की, हाँ, ये आज की डेट में चुनौती है। जैसे हम ए ग्रेड पर है, ए ग्रेड भी हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है, हम बी के क्लोज पहुंच गए, बी प्लस में थे, ए में पहुंचे हैं। चुनौती है, कभी हम ए प्लस भी थे। हम में आसपास की चाहे कुरुक्षेत्र है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, अमृतसर है, पटियाला है, सब ए प्लस में। आज के युग में जिस तरह से जो शोध के स्तर बढ़ रहे हैं ग्लोबल विश्व स्तर पर, तो उसके लिए जो यहाँ के जो प्रयोगशालाएं हैं, जो हाई एंडेड प्रयोगशालाएं हैं, उसमें चुनौती है, उसके लिए फंडिंग की चुनौती है। तो उस दिशा में विश्वविद्यालय को सोचना पड़ेगा, सरकार को सोचना पड़ेगा कि कैसे विश्व स्तर की प्रयोगशाला बनाई जाए। चुनौती है क्योंकि एक राज्य सरकार में अब तो मंत्री है, उस वक्त मंत्री नहीं थे, उन्होंने ये कहा था, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन के रिकॉर्ड में, कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में
जुगाड़ तंत्र से प्रोफेसर बनते, तो टीचिंग की जो गुणवत्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। क्या कारण है, आप लोग बेहतर समझते हैं। हाँ सिंटा जी, ये तो है ही है, ये तो पब्लिक डोमेन में अब सारी चीजें कि किस तरीके से डाइल्यूशन हुई है पिछले काफी समय से, काफी सालों से डाइल्यूशन लगातार बढ़ती जा रही है और ये चुनौती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सभी मतलब समाज के बुद्धिजीवियों को भी, सरकारों को कि इस दिशा में सोचना पड़ेगा। अगर इस विश्वविद्यालय को अपने पुराने स्वरूप में लाना है तो इसमें सबको सोचना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर को ये सोचना पड़ेगा। अदरवाइज 4-5 सालों के बाद जो अभी जो अच्छे रिसर्चर हैं जो इस विश्वविद्यालय में, जिस दिन वो यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे उसके बाद कैसे इस विश्वविद्यालय को उसको मेंटेन करना होगा, ये चुनौती है। ये बड़ी कई क्षेत्रों में उगते भी रहते हैं। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आप ही कुलपति की दौड़ में हैं और शॉर्टलिस्ट आप ही हुए, आप क्या कहना चाहेंगे। अब इस दिशा में तो मैं तो इंडिविजुअल क्या कह सकता हूँ, इसमें तो जैसे आपके माध्यम से या मीडिया से जो खबर आई तो उसमें 100 के करीब लोग इसमें लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो मेरी तरह वो भी उतने ही है। अब ये तो जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी कैसे उसको करेगी, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि इसमें वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन है वो एकेडमिक और इंटरनेशनल एक्सपोजर, उसकी आउटलुक, उसका रिसर्च का प्रोफाइल और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता, वो सारी चीजें देखने के बाद मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो जल्दी जल्दी करना चाहिए चांसलर साहब को, सरकार को उस दिशा में जल्दी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय के लिए स्थायी कुलपति की बहुत जरूरत है। दूसरा, आपके जो असली आपकी फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश के लिए किन किन क्षेत्रों में हो सकता है और इस क्षेत्र में आपने जो काम किया है आप उसके बारे में बताइए। जैसे आपने कहा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी तो बहुत विशाल एरिया है। आज के युग में सारी सरकारों का जो R&D है 80 to 90% इस टेक्नोलॉजी में खर्च होता है, लेकिन वो बहुत विशाल टेक्नोलॉजी है, उसमें चुनौतियां भी है। नैनो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो चुनौती है सिंटा जी कि जितने आप सूक्ष्म हो, जितना आप पदार्थ को सूक्ष्म करते हैं तो वो विषैला हो जाता है। जैसे कि दीवारों में आपने डिस्टेंपर लगाना है, अगर ये नैनो डिस्टेंपर आप लगाओगे, लेकिन चुनौती ये कि वो विषैला तो नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज है उसका विषैलापन को चेक करना, क्योंकि जितना सूक्ष्म पदार्थ होता है उतना वो पॉइजन हो सकता है। तो इसलिए उसमें चुनौतियां हैं हर एक फील्ड में, वो चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे डिफेंस का सेक्टर है, चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर है या ऑटोमोबाइल का सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी में काफी काम हो रहा है। चुनौतियां जैसे मैंने कहा विषैलापन, लेकिन मैं जो रिसर्च करता हूं नैनो टेक्नोलॉजी में वो मैं रिसर्च करता हूं मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि चुंबकीय नैनो टेक्नोलॉजी। मैं पिछले 31 सालों से मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र में काम करता हूं, लेकिन जब मैं IIT दिल्ली में करता था तो वो नैनो नहीं थी उस टाइम, तो उसको बल्क टेक्नोलॉजी कहते थे, बड़ी टेक्नोलॉजी थी। आज वो उसी मैग्नेटिज्म की नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन विशेषता मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की सिंटा जी ये है कि ये इको फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है और बायोकम्पैटिबल है, मतलब इससे एनवायरनमेंट को कोई पोल्यूशन नहीं होता। और सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, लगातार मुख्यमंत्री भी ये कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो मुख्यमंत्री की सोच है, जो आपकी सोच है, कहीं ना कहीं ये जुड़ती है, तो ये कैसे इस सोच को आगे हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में इसको आगे, इसकी क्या उपयोगिता है, कैसे इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की अब देश दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है। ग्रीन एनर्जी में सबसे बड़ा है इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है। आपने देखा होगा शिमला शहर में बसें हैं और छोटी गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिकल, मुख्यमंत्री खुद जाते हैं इलेक्ट्रिक वाहन पे, खुद सवारी की विधानसभा आए थे। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी ने, तो मेरी भी उनसे बातचीत हुई है, उनका ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब वो फोकस है, और सोलर हो चाहे इलेक्ट्रिकल जगत हो, तो इसमें। लेकिन मैं सिंटा जी इससे आगे कहना चाहता हूं, इसमें चुनौती है कि इसमें जो मोटर के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो चाइना से आता है, और जो इसमें बैटरी यूज होती है वो भी चाइना से आती है। तो चाइना की डिपेंडेंसी को कैसे कम किया जाए, ताकि, क्योंकि इसकी प्राइस ज्यादा है,
तो प्राइस कैसे कम है, तो वो मोटर का मटेरियल आपको हिंदुस्तान में ही डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं उस दिशा में पिछले 3 सालों से हम रिसर्च कर रहे हैं। मेरे 3 पीएचडी के बच्चे भी इसमें काम कर रहे हैं। मेरी जो स्टूडेंट थी वो नेशनल फिजिकल लैब दिल्ली के अंदर है, वो सीनियर साइंटिस्ट है। तो हमारा एक जॉइंट कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो उस दिशा में हम जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए जिंटा जी, एक चीज तय है, हिमाचल का जैसा एनवायरमेंट है, आज विश्व स्तर पर ग्रीन एनर्जी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। आने वाले 20-25 सालों में मेरा मूल सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार का भी फोकस इस तरफ है, हिमाचल सरकार भी फोकस है, आपका भी फोकस है, तो ये तीनों संयुक्त प्रयासों से कैसे हिमाचल प्रदेश इसका लाभ उठाए, आपकी शोध का भी लाभ उठाए? जैसे मैंने कहा कि चुनौती यह है कि इसका जो मटेरियल है अभी जो यूज होता है वो चाइना में है, वहां चाइना रॉ मटेरियल चाइना में। अब ये कुदरत का करिश्मा है कि वो सबसे ज्यादा खाने जो है चाइना में, ब्राजील में, वहां खाने हैं उस रेयर अर्थ मटेरियल जो मोटर में यूज होता है। अब हिंदुस्तान में वो है नहीं है। अब जैसे टेस्ला है यूएसए की कंपनी, वो भी अल्टरनेटिव मटेरियल में काम कर रही है, जिसमें कि मैं पिछले 30 सालों से वो रिसर्च करता हूं। तो हम भी हिंदुस्तान में आईआईटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं जो उस मैग्नेटिक मटेरियल जो है हिंदुस्तान में जो मौजूद है उसको मोटर के लिए यूज किया। जिस दिन वो मटेरियल आरएनडी के अप्रूव होने के बाद उस मटेरियल से मोटर बनेगी तो प्राइस भी कम होंगे और हिमाचल में उसको हम यूज कर सकते हैं। फिजिक्स नाम ही ऐसा है कि आम स्टूडेंट को डर लगता है, साइंस से ही डर लगता है, फिजिक्स से तो और डर लगता है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? वहां से उठकर एक छोटे से गांव से, कुमार क्षेत्र के गांव से आपने इतना बड़ा मुकाम आपने हासिल किया है। ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। फिजिक्स को जैसे आज से 15-20 साल पहले समझते थे कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मुश्किल नहीं है। ये आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। भौतिक क्षेत्र, देखिए जो भौतिक जगत है, एक सूक्ष्म जगत है, एक भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में, भौतिक जगत को समझने के लिए हमें फिजिक्स को समझना पड़ता है। पदार्थ को कैसे, उसकी संरचना कैसे है, उसको कैसे हमने यूज करना है। मैंने जो 2% में जो स्थान प्राप्त किया है वो भी बेसिकली अप्लाइड फिजिक्स में। एक तो हो गया फिजिक्स, एक हो गया अप्लाइड। मतलब जो आपने फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा उसको आपने अप्लाई कैसे किया। जैसे मैं फिजिक्स को आज की डेट में अप्लाई कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, मोटर के मटेरियल को, पर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने जो पूर्व में जो अप्लाई किया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, फ्रांस के साथ मैंने काम किया। फ्रांस विश्वविद्यालय में मेरे 4 बच्चों में, वहां से 3 बच्चे और 1 बच्चा गया था वहां, कुछ कम्युनिकेशन के संसाधन है उसमें हमने फ्रांस से किया। लेकिन मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी जो मशीन फ्रांस में थी वो मशीन हमने विश्वविद्यालय में, मेरी लैब में वो मशीन मौजूद है। और 2 बच्चे उसके ऊपर रडार एंटीना आप देखते हैं, जो मोबाइल, आप जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें। हम तो अभी है ही आपकी लेबोरेटरी में हम लोग जहाँ सारे यंत्र चले, तो यहाँ भी आप बच्चों को लगातार जो आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने बड़ा मुकाम पाया, तो उनको भी वो भी लाभ उठा पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हम जो कैसे मैग्नेटिक सूक्ष्म लेवल पर कैसे उसको तैयार करना है सब हमारा यहाँ तैयार होता है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लेबोरेटरी में गामा एक्सरे, तो आपने सुना होगा एक्सरे से डरते हैं, मेरा तो एक्सरे से भी 1000 गुना जो ज्यादा क्षमता वाला गामा फोटोन है, गामा के साथ हम काम करते हैं, जो कि उससे 1000 गुना ज्यादा एक्सरे से। तो हम तो यहाँ पर सारा, लेकिन मेरी जो लैब है ये सारी चुंबकीय क्षेत्र की है। जैसे मैंने कहा, चुंबकीय नैनो टेक्नोलॉजी की विशेषता ये है कि इससे एनवायरमेंट को कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये हेल्थ में सबसे ज्यादा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर जो कीमो देते हैं आजकल, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी में हाइपरथर्मिया टेक्निया, जिसका साइड इफेक्ट 0% है, लेकिन वो कुछ क्षेत्र में मौजूद है। लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर कीमो से। जब तो कीमो का नाम आता तो पेशेंट वैसे ही डर जाता है कि कैंसर जाने से, कैंसर का नाम ही सुनने से, अस्पताल सुनने से डर जाता है। आप इस क्षेत्र में क्या सी चीजें कर रहे हैं ताकि कैंसर रोगियों को भी उसमें लाभ मिले? हाँ, ये भी आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। कैंसर अलग अलग टाइप का होता है सिंटा जी। ब्लड कैंसर अलग होता है, ब्रेन का अलग होता है, पेनक्रियाज का अलग होता है, लोकलाइज।
लेकिन कुछ जैसे में ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में आज हाइपरथर्मिया महिलाओं को, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में हाइपरथर्मिया टेक्निक है जो कि मौजूद है, लेकिन हिंदुस्तान में तो चुनिंदा मतलब हॉस्पिटल में है, लेकिन बाहर जैसे सिंगापुर की मैं कह सकता हूं, वहां पर ये हाइपरथर्मिया टेक्नोलॉजी से ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते हैं विद 0% साइड इफेक्ट के साथ। तो जो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी है, एमआरआई आप लेते हैं तो एमआरआई में जो है वो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी है। आजकल देखो एमआरआई कितने एडवांस हो गए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं एमआरआई को कि मेरे बॉडी में कहां डिफेक्ट है। मैं आपके माध्यम से एक और भविष्यवाणी करना चाहता हूं, आने वाले समय में हमारा जो खून है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी, हाँ वैज्ञानिक, हमारा जो खून है ये भी मैग्नेटिक है, लेकिन सिंटा जी हमें अपने मैग्नेटिज्म पता ही नहीं है, हम सूक्ष्म लेवल पर मैग्नेटिक है, हम भी मैग्नेटिक, जैसे पृथ्वी में भी मैग्नेटिज्म है जिससे कि ये घूम रही है, मैग्नेटिज्म ही है, हमारा ब्लड भी मैग्नेटिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो मैग्नेटिज्म इतना कमजोर है, इतना क्षीण है, उसको डिटेक्ट करना चैलेंज है। लेकिन रिसर्च में सेंसर ऐसे डिटेक्ट कर दिए है जिससे कि ब्लड को हम सेंस कर सकते हैं मैग्नेटिकली। जैसे एमआरआई तो भी ब्लड के बार बार से सेंस करता है। जिस दिन ब्लड को हम सेंस कर लेंगे तो उस दिन जो मल्टी टेस्ट है, जो हॉस्पिटल में मल्टी टेस्ट लेते हैं ना, अलग अलग टेस्ट है, अगर ब्लड को हमने मैग्नेटिकली सेंस कर लिया तो एक टेस्ट से आपका पूरा डायग्नोस्टिक डॉक्टर के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। तो आप इस क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान से भी जो इस क्षेत्र में काम करें उनसे भी क्या संपर्क में, खासकर कैंसर हॉस्पिटल से, आईजीएमसी से, संस्थान से, कि नाम बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहे पीजीआई है, चाहे आईजीएमसी है, चाहे एम्स है, डॉक्टर कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में हम जाते हैं क्योंकि मटेरियल की है, तो इसमें चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे साइंटिस्ट है, कोलैबोरेशन होती रहती है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोगियों को भी, हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी इसका बड़ा लाभ होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैग्नेटिक, जैसे मैंने कहा, मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी एनर्जी का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, कम्युनिकेशन का क्षेत्र, तो ये 3 क्षेत्र तो बहुत जबरदस्त है। और चौथा क्षेत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ, पानी का। पानी आज की डेट में शुद्ध कैसे किया जाए, आने वाले समय ये चैलेंज बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शिमला में भी पानी की चुनौती है, क्योंकि पानी में कई बार बैक्टीरिया मिक्स हो जाता है, तो बैक्टीरिया को अगर आपने उसमें से निकालना है पानी में। दूसरा, जल जनित रोगों से बहुत मौतें हिमाचल प्रदेश में होती है। ये एक खासतौर पर बरसात में अंतर्शोथ होता है, इससे सारे ही समस्या की जड़ ही पानी। अगर गंदा पानी, दूषित पानी है, तो इस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, क्या नई चीज आप इसमें शोध कर रहे हैं? हाँ, ये भी आपको मालूम होगा 2007-8 में यहाँ पर बहुत ज्यादा डेथ हो गई थी जॉन्डिस, और ये जो अंदर के जो पानी से वाटर बॉर्न डिजीजेज हो गई थी एक पर्टिकुलर एरिया के। तो हाई कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, आदरणीय चीफ जस्टिस साहब उस समय के, तो उसमें 5 लोगों की कमेटी थी, इसमें मैं था, मेरे साथ 2 लॉयर थे, उनमें से एक लॉयर जो है जज बन गए हाई कोर्ट के, वो भी थे, और चीफ इंजीनियर थे। हम 5 लोगों की, तो हमने वहां पर इंस्पेक्ट किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, शिमला का जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था, ये किसी वक्त अंग्रेजों के टाइम में एशिया में नंबर 1 था। जो सीओक से पानी इकट्ठा होता है वो इतना अच्छा वहां बिल्डअप है, इतनी अच्छी एडवांस इंजीनियरिंग है। हमने सैंपल लिए कैचमेंट एरिया के, हमने सैंपल लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि एक साइड के सुमटी एरिया के सैंपल फेल हो गए थे। तो जो अश्वनी खड्ड है उसके सैंपल फेल हुए थे, उसमें बैक्टीरिया मिक्स हुआ था। सिंटा जी, अगर बैक्टीरिया पानी में चले जाए तो ये आपके लीवर को डैमेज करता है। तो आज के इसमें अब मैं मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से आप पानी को शुद्ध कर सकते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया को कैसे किल करना है वो मैग्नेटिक नैनो टेक्नोलॉजी से आप किल कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि बेचारा जो गरीब आदमी है, फुटपाथ पर है, वो पानी पीना चाहता नलके का, अगर जब आपको लगे कि पानी में कुछ अशुद्धियां आ रही है तो उसको कृपा करके बॉयल करें। बॉयल से बैक्टीरिया खत्म हो जाता 12 घंटे के लिए, तो बॉयल पानी पीना चाहिए उस दौरान। फिल्टर वगैरह का मैंने वो ठीक है, फिल्टर है, लेकिन आम आदमी के लिए, जनमानस के लिए, गांव के लोगों के लिए उसको बॉयल करना चाहिए, तो बॉयल पानी में बैक्टीरिया खत्म हो जाता। तो चलिए हमसे बात करें, फिजिक्स के प्रोफेसर है महावीर सिंह, इन्होंने क्या क्या किन किन क्षेत्रों में रिसर्च किया है, कैसे हिमाचल प्रदेश के लिए इसका उपयोग हो सकता है, कैसे हिमाचल प्रदेश की ग्रेडिंग सुधारी जा सकती है, इन दिशा में तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। ग्रामीण पृष्ठभूमि से हमने शुरू में भी जिक्र किया था, ये निकले हैं कुमार क्षेत्र के, ये रहने वाले हैं।
सरकारी स्कूलों से निकलकर इस मुकाम तक अगर आज ये पहुंचे हैं तो इनकी मेहनत के बलबूते यहाँ पर पहुंचे। अब कैसे हिमाचल प्रदेश के लोग, हिमाचल प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार इनके नए शोध का इस्तेमाल कर सकती है, ये सरकारों पर निर्भर है। 3 भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।